इस पूरी यात्रा में आपने अनेकों केस जीते। जीतने के बाद में भी हार का सा महसूस आपके दिल में आया हो, ऐसा कोई केस है? बहुत मेरे दिल को टच करता हुआ प्रश्न कर दिया। अब वो जब मैं जीत कर बाहर आया तो कितनी खुशी हुई होगी कि 5वीं बेल करा के आया, अरे आज तो मजा आ गया। और मैं हार गया उस केस को, मैंने जीवन हारा। तो उसने ये कहा एक शब्द कि तेरी बेटी और बहन के संग ऐसा होगा, ये मेरे को श्राप देके गई, किसी दिन होगा। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ 80 तारीखों पर जोधपुर गया हूं मैं, 80 तारीख मैंने अटेंड की हैं। मैंने एक कमर कस ली कि इस केस को जीतना है क्योंकि सरकारी भूमि जा रही है, और अथक प्रयास किया, कोर्ट को कन्विंस किया। मैं 3600 करोड़ का केस जीता। जबरदस्ती मेरे चैम्बर में घुस गया, और जबकि मैंने उसको मेरे कैमरे में आपको एक बहुत नई जानकारी दे रहा हूँ, अभी मुझे पता नहीं, अब तो मैं छोड़ चुका। एएसजी चैम्बर राजस्थान हाईकोर्ट में मैं अपनी की रिकॉर्डिंग करता था। क्या किसी में क्षमता है? मैं तो तुम्हारे आंगन में जन्मी थी, माँ तुमने भी मुझे ठुकरा दिया, माँ तुमने भी मुझे ठुकरा दिया। माँ क्या तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें झाड़ी या पालने में छोड़ दिया था? माँ मोहब्बतें रिश्तों से नहीं होती जनाब, मोहब्बतें रिवाजों से नहीं होती जनाब, और मोहब्बत चाहो तो भी नहीं हो। मोहब्बत कब हो जाए क्या पता, मोहब्बत कब हो जाए क्या पता। जीवन जो है जैसे जैसे मिलता गया आपने जिया। इस पूरी यात्रा में गिल्ट की हमने बात कही, जब आपको ट्रैफिक के सिलसिले में आपको रुकना पड़ा और उन्होंने चालान आपका नहीं किया, लेकिन आपके मन को कचोट दिया। इस पूरी यात्रा में आपने अनेकों केस जीते। जीतने के बाद में भी हार का सा महसूस आपके दिल में आया हो, ऐसा कोई केस है? बहुत मेरे दिल को टच करता हुआ प्रश्न कर दिया। मैं एक केस को याद है, बहुत पुरानी बात है, मैं जज का भी नाम नहीं लूँगा, केस का भी, दोनों याद है मेरे को। मैं स्ट्रगलर ही था लगभग, ऐसी बात नहीं है। तो मैं फौजदारी की केस किया करता था। तो एक केस आया, और वो केस धौलपुर जिले का था, और उसमें एक बच्चे के संग बलात्कार हुआ था, और उसकी 5th बेल थी, 5वीं बेल। 4 बेल खारिज हो चुकी थी, कोई और वकील रहे होंगे। वो तो काफ़ी समय बाद वो नया केस था, तो मेरे पास आया। मैं तो बहुत यंग था, तो क्लाइंट ने ये सोचा कि ये मेहनती वकील है, मेरा कोई संपर्क नहीं है, ना उस समय था, ना आज है, ना रहेगा। मेरा संपर्क सिर्फ फाइल से होता है, कोई संपर्क नहीं होता मेरा। तो मैंने वो केस लड़ा, और धुआंधारी करके वो किसी भी तरह से कि जीतना है, मैंने उस एक्यूज की बेल करा दी। इसी राजस्थान हाईकोर्ट की बात है, और उसकी माँ और उसके पिताजी वो साथ थे, और वो बच्ची भी थी, वो भी वहाँ थी। और देखिए, मैं तो चश्मदीद नहीं था, तो मैं जज भी नहीं बोल सकता कि मुझे क्या मालूम रेप हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन घटनाक्रम जो चल रहा था फाइल पर, शायद वो सही हो सकता था केस। लेकिन हम लोग जज नहीं करते कभी भी। मेरे पास केस आते हैं, अगर मैं उसको जज करने लग जाऊं, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन हाँ, एक काम मेरा है कि मैं अगर प्राथमिक रूप से संतुष्ट हूँ कि प्राथमिक रूप से ठीक नहीं है, तो मैं नहीं लेता। मैं आपको निश्चित बता रहा हूँ, कभी ट्राई कर सकते हैं मेरे पास, चाहे वो ये कहे कि 20 करोड़ रुपए दूंगा, 200 करोड़, तो भी आरडी रस्तोगी विल नॉट टेक दैट केस, जब तक कि ये आत्मा उसकी आवाज नहीं देगी कि हाँ कर इसमें। अब वो जब मैं जीत कर बाहर आया तो कितनी खुशी हुई होगी कि 5वीं बेल करा के आया, अरे आज तो मजा आ गया। और मैं हार गया उस केस को, मैंने जीवन हारा। मैंने ये हारा तो उस माँ ने, वो गांव की थी, वो धौलपुर की थी, और वो लैंग्वेज में वहाँ की जानता था क्योंकि मैं लोकल लैंग्वेज बोल लेता हूँ। तो उसने ये कहा एक शब्द कि तेरी बेटी और बहन के संग ऐसा होगा, ये मेरे को श्राप देके गई, किसी दिन होगा तो देखियो। तो और पिताजी उसको मेरे को कातर दृष्टि से देख रहे थे, कुछ नहीं कहा उन्होंने, ऐसे देखते रहे। वो बेटी, माँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं रेप की केस नहीं लूंगा। देन आई नेवर टुक एनी केस ऑफ रेप, आज भी नहीं लेता हूँ। अब तो खैर मैं 11 साल ले नहीं पाया, अब भी नहीं लूंगा। इसी तरह जब मुझे लग रहा है कि प्राथमिक रूप से, देखिए हम जज नहीं होते, प्राथमिक रूप से लग रहा है कि ये आदमी गड़बड़ है, इसने
कोई ना कोई अनैतिक कार्य, पॉक्सो जैसा, रेप जैसा। देखिए मर्डर की बात अलग है, मर्डर वो तो स्पर ऑफ द मोमेंट होता है, गोली चला दी, कुछ हो गया। कैलकुलेटेड माइंड कई बार होते हैं, नहीं होते हैं। करप्शन के केस जहाँ कैलकुलेटेड करप्शन है, कैलकुलेटेड दिख रहा है कि ये कैलकुलेटेड है, कोई आदमी सरकारी भूमि पे कब्जा कर रहा है, दिख रहा है, मैं वो केस नहीं लूंगा। मैं आज सरकार में नहीं हूं, आज नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे अंदर एक जमीर तो है। तो वो केस आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं हार गया। मैं जीता, मैं हार गया। दूसरा एक केस मैं आपको बताऊं, एक एएसजी था मैं, जिस केस को मैंने बड़े बड़े केस लड़े हैं, रॉबर्ट के खिलाफ लड़ लिया मैंने, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ 80 तारीखों पर जोधपुर गया हूं मैं, 80 तारीख मैंने अटेंड की हैं। बड़े बड़े दिग्गज सुप्रीम कोर्ट के मैंने फेस किए। उसमें तो कोलायत, जी हाँ, कोलायत का वो केस था जहां बीकानेर में वाड्रा साहब के खिलाफ आक्षेप लगे जमीन दबाने के। मैं ईडी की तरफ से वकील था, ईडी ने मेरे को दिया, मैं गया, 80 डेट्स लगी, मैं विचलित नहीं हुआ, जाता रहा और अंत में हम जीत गए और वाड्रा साहब की वो पिटीशन वाड्रा की खारिज हुई। तो वो मुलजिम है नहीं है ये कोर्ट डिसाइड करेगा, मुझे अपना काम करना है। मुझे प्राथमिक रूप से लग रहा है कि इस आदमी ने गड़बड़ की है, लड़ा, हम लोग जीत गए उस केस को। ऐसे अनेकों अनेक केस हैं। अभी जयपुर का एक बहुत बड़ा केस बताता हूं मैं आपको, वो 3600 करोड़ की लैंड का केस जीता है मैंने। और आपके 3600 करोड़, जी हाँ, आपके बिल्कुल निकट में है। ये आर्मी एरिया में ये जो जमीन करीब 250-300 बीघा जमीन ये आर्मी की थी, लेकिन इस पर कुछ लोग काबिज होने वाले थे और वो मुकदमा चलता रहा एस्टेट ऑफिसर के यहाँ वहाँ, यहाँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कितना समय से। और उसका लड़ाई का इतिहास 42 साल है। 42 साल मैं तो उस समय शायद वकील बना ही था। वो मेरे पास आया, मैंने एक कमर कस ली कि इस केस को जीतना है क्योंकि सरकारी भूमि जा रही है, और अथक प्रयास किया, कोर्ट को कन्विंस किया, मैं 3600 करोड़ का केस जीता। इसी आर्मी का मुझे स्पेशल एप्रिसिएशन मिला। एक आर्मी एरिया के अंदर से सड़क बनी हुई थी, तो मेजर जनरल साहब जो थे उस समय, बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल, नॉट मेजर जनरल, मैथसन, उन्होंने, और एक ब्रिगेडियर ओहरी जो अब यहाँ नहीं है, वो जैक ब्रांच के ब्रिगेडियर थे, उन्होंने कहा सर ये रास्ता नेशनल सिक्योरिटी की खतरा है। बीच में से एक रास्ता जा रहा था, आप सब देखते होंगे, कॉलोनी बनी हुई थी, वो लोअर कोर्ट में मैटर चल रहा था वर्षों से। तो मैंने ठान लिया, मैं ठानता हूँ। तो जनरल ने मुझसे कहा कि रस्तोगी साहब क्या एएसजी लोअर कोर्ट में जाएगा? मैंने कहा आप बोलिए कहाँ तक जाएगा एएसजी? मैं एसडीएम कोर्ट तक जाऊँगा, मैं राष्ट्र के लिए जा रहा हूँ। और इतनी बार मैं गया वहाँ, मैंने फीस की थोड़ी परवाह की, मैं गया, वहाँ से जीता, हाई कोर्ट से जीता, अंत में वो रास्ता बंद हुआ। आज आप देख रहे हैं उस पर स्पेशल एप्रिसिएशन जनरल का मेरे को मिला हुआ है। ईडी के मेरे सक्सेस रिकॉर्ड करीब 98% है। ईडी में चाहे कोई सा बड़ा केस, मैं केस का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे बड़े केस, उसमें मेरे पास स्पेशल रिटन एप्रिसिएशन है जॉइंट स्पेशल सेक्रेटरी का। ऐसे ये सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, ये आत्मसंतुष्टि में काम करता हूँ। अच्छा काम, करीब 22 सर्टिफिकेट मेरे पास अभी तक हैं ये, और डिफरेंट सीआरपीएफ की लैंड जयपुर में बचाई रामगढ़ पर, इस पे कब्जे हो रहे थे। अभी बहुत रिसेंटली मेडिकल एडमिशन्स के मैटर थे, बहुत रिसेंटली अभी कुछ माइंस के मैटर थे। एक पीएम का पायलट प्रोजेक्ट था, उसका विशेष जिक्र करूंगा। प्रभु श्रीनाथ जी को सब जानते हैं, वहां पर रेलवे स्टेशन नहीं है। रेलवे स्टेशन 15 किलोमीटर दूर है या 10 किलोमीटर। वो मोदी जी का एक बहुत पॉजिटिव सोच होता है कि यहाँ रेलवे स्टेशन ला दें और उसको कनेक्ट कर दें, बॉम्बे से, उदयपुर से, ये सारा कनेक्ट हो जाएगा, आपका डायरेक्ट ट्रेन चलेंगी। तो वो रेलवे का एक्विजिशन आया, वो मैं देख रहा हूँ 2 साल से पेंडिंग चल रहा है। उस पर मेरे को लगाया गया कहीं से, और मैंने एक कमर कस ली, मैंने एक शपथ ले ली थी कि मैं जब तक बैठूंगा नहीं, जब तक ये केस समाप्त नहीं होगा। जोधपुर जाता रहा, और अंत में मैं इस केस को जीत लाया। एक बड़ी सादड़ी नीमच, पीएम का पायलट प्रोजेक्ट, बिल्कुल ट्राइबल एरिया में रेल लाइन। आप समझ सकते हैं ट्राइबल एरिया में रेल लाइन डालने का मतलब विकास को गति दे रहे हैं। पीएम तो है ही पुरोधा है विकास के, तो उनका विजन था। मैंने थोड़ा सा योगदान दिया और उसमें बहुत दिक्कतें मेरे को आई, उसमें मुआवजे के बहुत झगड़े, एक उन्होंने गड़बड़ भी की, उनका ट्रांसफ़र हुआ, जो कुछ भी हुआ वो केस हम जीते। शायद वो फिर अभी चल रहा है, अब मैं एएसजी नहीं हूँ, लेकिन जब तक मैं रहा वो करके आया।
इस प्रकार के अगर आकलन करें, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, लगभग 18,000 करोड़ रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी भारत सरकार की मैंने बचाई है, और मेरा जनरल सक्सेस रिकॉर्ड 96% है। और मेरी टीम जो थी, मेरी बड़ी मजबूत टीम रही है, टीम का भी 70-80%, जो मेरे ख्याल से भारत में एक शायद हिस्ट्री है, ये शायद अभी तक टच नहीं कर पाए। मैंने कभी भी केस को फीस के लिए नहीं लड़ा। फीस तो 1 रुपया आए या ना आए या 1 करोड़ रुपए आए, अगर वकालतनामा साइन हो गया तो मैं उसका हो गया। तो दूसरा केस जो मैं बताऊंगा जिसने मेरे को हिलाया, एक तो रेप केस ने, जब एक दूसरा केस आया एक सिपाही का। अगर मैं गलत नहीं हूं 2015 की बात थी, मैं 14 में एएसजी बना, और एक दाढ़ी बढ़ी हुई पजामा पहन के फटे कपड़े में एक आदमी घूमता था, और वो सीआईएसएफ का सिपाही था, डिसमिस सीआईएसएफ का। तो वो नॉर्मली मैं बड़े केस देता था, छोटे में अलॉट करता। मेरी टीम थी, मेरे अंडर में पूरे राजस्थान में अगर देखें 470 वकील या 80 थे। हाई कोर्ट में दोनों जगह मिला के कम से कम 100-150 वकील पैनल पर। मुख्य रूप से मैं काम कम को मिलता था, लेकिन इतने वकील थे। तो मेरे एक पैनल लॉयर ने मुझसे कहा कि सर ये केस आपके मतलब का है। तो मैंने कहा डिसमिस, छोटा सा केस सिपाही का। मैंने कहा तुमको अच्छा लग रहा है, एएसजी खड़ा होगा। बोले आप ही के मतलब का है। तो मैंने कहा ये कुछ संकेत दे रहा है। मैंने उस फाइल को पढ़ा, मैं उस क्लाइंट को जानता भी नहीं था कौन है। उस सिपाही का केस जब मैंने लड़ा, मैं उसको अक्सर देखता था, वो विचलित घूमता था जब तारीख होती थी। तो एक दिन वो सिपाही जबरदस्ती मेरे चैम्बर में घुस गया, और जबकि मैंने उसको मेरे कैमरे में, आपको एक बहुत नई जानकारी दे रहा हूँ, अभी मुझे पता नहीं, अब तो मैं छोड़ चुका। एएसजी चैम्बर राजस्थान हाईकोर्ट में मैं अपनी की रिकॉर्डिंग करता था। क्या किसी में क्षमता है अपनी रिकॉर्डिंग करने की? मेरे में ट्रांसपेरेंसी थी आप। मेरी रिकॉर्डिंग सारी मौजूद है, 11 साल की रिकॉर्डिंग। उंगली तो इतनी भी नहीं उठ सकती, और तीनों नहीं उठ सकती। मैं इसको घमंड मत कहिएगा, ये मेरा एक स्वाभिमान, एक स्वाभिमान जी, अभिमान नहीं है। आर्थिक, चारित्रिक और नैतिक, इतना दाग नहीं लगा सकता कोई मेरे पर किसी तरह का भी। चारित्रिक भी नहीं है, आर्थिक भी, नैतिक भी नहीं है। वो सिपाही घुस गया तो मैंने बहुत नाराज हुआ। वो मीणा था अलवर का कोई। उसने कहा मेरी बात सुन लो, आप बहुत न्यायप्रिय व्यक्ति, मैंने सुना है आपका। मैंने कहा तू बैठ। फिर उसने मेरे को कहानी सुनाई। उसके प्रताड़ित था वो, जब कॉलेज में पढ़ता था तो उसने कोई अपना मारपीट हो गई जब स्टूडेंट था, तो उसने फॉर्म भरा। तो उस फॉर्म में ये तो लिख दिया कि मारपीट हुई, उसमें बरी हो गया वो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स का, लेकिन कागज नहीं लगाए थे उसने। संलग्न करें, एटलीस्ट डिस्क्लोज तो किया था उसने। तो अब वो कहीं बॉम्बे पोस्टिंग हुई, मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। वहां कहीं किसी ऑफिसर ने उसको प्रताड़ित किया, वो घर पे काम कराते थे, उससे क्या था वो। तो उसने कहा सर ये हुआ है मेरे संग, अगर आप वो, तो मेरी आत्मा आवाज देती है। वो चला गया। मैंने कहा ये सच्चा बोल रहा था आदमी, और इसके कागज भी यही बोल रहे हैं। अगली बार वो कोर्ट में लगा, तो मैं जज का नाम नहीं लूंगा, तो एएसजी इस केस में, मैंने कहा एएसजी इस केस में आएंगे। तो वो सोचे कि अब मेरी जो छवि है थोड़ी सी रहती है कि मैं भिड़ता हूँ कि अब आज ये इस गरीब का तो हो जाएगा काम। तो मैं चुप खड़ा रहा। तो बोले हाँ बोलिए। तो चुप। तो मैंने कहा सर मैंने फाइल देख ली है, आर्गू करिए। मैंने कहा हो गया। अब ये कौन? बोले हो गया। तो खैर वो तो मैं क्या आर्गू करूं। वो केस एडजॉर्न हुआ। दूसरे जज साहब क्या आया, यही प्रश्न उन्होंने किया। मैंने कहा साहब फाइल सामने है, करें आर्गू। तो अब निश्चित रूप से मैं पद पे नहीं हूं, मैं तो कह सकता हूं, और मैंने कोई गलत काम कभी किया नहीं लाइफ में, इतना सा भी। मैंने कहा साहब जो उचित लगता हो वो देख लें, फैक्ट्स ये हैं इसके, आर्गू करिए। मैंने कहा आर्गू हो गया। वो समझदार थे, उन्होंने देखा कि घूट जाती हुई है। वो रीइंस्टेट हुआ आदमी, बैक वेजेस मिला, सारी सीनियरिटी मिली। मैंने उसको नो ओपिनियन अपील, मैंने जिम्मेदारी से लिखा। देखिए मैं निश्चित कहता हूं, अगर वो मेरे को खरीदने की कोशिश करता या सिफारिश, तो मैं उल्टा कर देता उस केस को। उसने कुछ कोशिश नहीं की, उसने आत्मा को सिर्फ आपसे अपनी बात रखने की कोशिश। और मैं उसकी फाइल से आत्मा, मैं समझ, मुझे प्रेरणा मिलती है। मैं समझ रहा था कि कहीं ना कहीं इसके संग जाती हो रही है।
वो बहुत 1 साल बाद एक व्यक्ति वर्दी में आता है मेरे चैम्बर में और मेरे को जय हिंद, वो दाढ़ी वाड़ी हट चुकी और जय हिंद सर। बहुत लोग आते हैं सिपाही हमारे हाथ, मैंने कहा बोलो भाई। तो उसके हाथ में एक डिब्बा था, तो एक उसकी वाइफ थी, जो की वाइफ थी मीणा समाज से हैं, तो वो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में थी, जो लहंगा वगैरह पहन के। तो मैं समझा ये कोई व्यक्ति कोई डिब्बा लेके कोई कुछ हरकत करने आ गया। मैंने कहा कि सुना है मेरा नाम? बोले नहीं, आप मुझे पहचाने? मैंने कहा नहीं, मैं उसको जानता ही नहीं था। इतने साल पहले आपने एक केस लड़ा था, अभागे को नौकरी दिलवाई थी। और मैंने कहा मैंने नहीं दिलवाई, तुम्हारे कागजों ने दिलवाई, मैंने कुछ नहीं किया है। तो मैंने कहा क्या? तो बोली ये भरतरी का प्रसाद लाया। भरतरी में भी एक बार हुआ था, उसने खोला। मैंने कहा डिब्बा खोल, तो रिकॉर्डिंग होती है वहाँ। तो मैंने कहा कि कुछ ये कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है? वो प्रसाद था। सबको बंटवाया। अब आगे का किस्सा सुने जो मेरे दिल को टच कर गया। जो उनकी वाइफ थी, मैं यही कह सकता हूँ, हमारी तो बहन जी थी, ये कह सकते हैं। बहन जी ने हमें एक आशीर्वाद दिया, तू बहुत जल्दी मजिस्ट्रेट बन जाओ। तो अब उसको पता नहीं कि मजिस्ट्रेट और हमारा कद तो मतलब बहुत ही ऊपर था। तो वो उसको डांट रहा, हे साहब है, साहब है। तो नहीं, ये मजिस्ट्रेट बनेगो, एक दिन बनेगो जरूर, अपनी अलवर की लैंग्वेज में। तो मैंने कहा आपका आशीर्वाद, बिल्कुल बनूंगा, मजिस्ट्रेट बनूंगा। तो वो चला गया। फिर उसको कह के गया कि सर खून की जरूरत हो किसी दिन तो मैं खून दूंगा। तो आपने मेरे संग कोई वो नहीं, मैंने आपको जानता नहीं, कोई मैंने आपको खरीदा नहीं, कुछ नहीं, आप इंसान हो। तो मुझे बेंगलोर एयरपोर्ट पर जब मैं जा रहा था, तो मेरा प्रोग्राम जाता था, टूर प्रोग्राम। तो उसको मालूम पड़ा कि आरडी रस्तोगी बेंगलोर एयरपोर्ट से गुजरेंगे, और केवल शिफ्टिंग थी मेरी फ्लाइट की, मैं कहीं से आ रहा था, केरल से या कहाँ से। वो सब इंस्पेक्टर हो चुका था, सिपाही नहीं था, वो 2 स्टार लग चुके थे उसके। तो और पर्सनैलिटी उसकी निखर गई थी। तो वो आया, मैंने कहा अरे तू यहाँ, जय हिंद लगा के बोले सर मैंने ड्यूटी चेंज करा ली, अब आपका सामान तो मैं ही लेके चलूंगा। तो वो मुझे छोड़ के गया, शायद अभी उसके बाद मिला भी नहीं। 2 जीवन के ऐसे वाक्य, सब मेरी तो कमाई हो गई वो, कि अगर किसी मजलूम को मैंने बहुत सारे केस ऐसे निकाले हैं ओपिनियन से, जहां मुझे लगता था, मेरा दिल दहलता था कि इस पर नहीं करूंगा मैं, वो मैंने निकाल दिए केस। जहां महिला अत्याचार, जहां इकोनॉमिक ऑफेंस में लोग ऐसा कहते हैं, मैं वज्र की तरह से था, फौलाद। अगर इकोनॉमिक ऑफेंडर आ गया, या कोई ऐसा आ गया, या वो आ गया कोई मैं ये हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट की आपने बात कही, मुझे ध्यान है आर्मी में जो फ्रंट पर सेवाएं हैं उसमें महिलाओं की एंट्री पहले नहीं थी। एक केस आया, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट केस था मेरी लाइफ का। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लड़ा मैं भारत सरकार का वकील था, ASG। और उसमें कहा कि सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स RMS 2 होते हैं, इनमें बच्चियों को एडमिशन नहीं मिलता। मैं खुद 1 या 2 साल धौलपुर में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में रहा हुआ हूँ। उसके बाद मैं पाठशाला में आ गया था, मैंने बताया भी था। तो वो एडमिशन ना मिलने के कारण वो रिट हुई। वहाँ पर कोर्ट ने मेरे से व्यू पूछा कि आपका पर्सनल व्यू क्या है। मैंने कहा पर्सनल व्यू काम नहीं करेगा यहाँ। पर्सनल ये है कि मैं तो विमेन एम्पावरमेंट का प्रवर्तक हूँ, तो कुछ करिए। मैंने अब देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी का सहृदय, और उस समय जो तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर थे पर्रिकर साहब थे जी, मैंने वहाँ तक संपर्क किया कि ये विषय आया है, इस पर आप कुछ देखें, इंगित करें। और वहाँ से ये आया कि वास्तव में ये तो विषय ऐसा है कि कर देना चाहिए इसको। तो यहाँ हुआ, लेकिन NDA में तब भी एडमिशन नहीं मिलता था, और कॉम्बैट में लड़कियां नहीं आती थी पहले। कॉम्बैट मतलब आमने सामने की लड़ाई, हाँ, पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे CISF, BSF, चाहे सशस्त्र सीमा बल, चाहे CRPF। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी गया वो मैटर, और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा। और आज हमारी बच्चियां आज सुखोई उड़ाती हैं, राजस्थान की बच्ची है, और मैं उस बच्ची से मिल भी चुका। और कितनी बच्चियां हमारी जो हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं हमारी तो, और जो बॉर्डर पर वो खड़ी होके और मुस्तैदी से अपनी सीमा पर, तो मेरा तो हृदय चौड़ा हो जाता है। क्योंकि मैं तो वीमेन एम्पावरमेंट का, मेरे तो घर में ही सिखाया गया कि लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं। अगर मेरी माँ ने लड़की से काम कराया तो हमसे भी वही काम करा लेती थी, कि वो कोई फर्क नहीं है। और आज मैं स्पष्ट रूप से, अगर आज भी अगर जरूरत होती है तो मैं बर्तन मांज लेता हूँ, कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें। कोरोना काल में मैंने बर्तन मांजे,
आज भी मान लेता हूँ। आज किचन साफ करने की, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, किचन साफ करने का मेरे को शौक है। मेरी धर्मपत्नी बहुत दुखी रहती है मैं किचन साफ करता हूँ। उनके काम में खलल पड़ता नहीं है। कुछ नहीं, ये दखल है। देखिए कहाँ इसमें अहम आ गया। मेरा एक सीनियर एडवोकेट एएसजी अलग रूप है, मैं इंसान हूँ। तो इस पर मैंने कुछ लिखा है। अब मेरी शायरी का भी एक आलम है, मैं उस पे आने वाला हूँ कि इसी विमेन एम्पावरमेंट पे लिखा है मैंने। जी जी, आप उसमें द्रवित हो जाएंगे जब सुनेंगे, वो मैं पढ़ के ही बता पाऊंगा। लोग मुझे वज्र कहते हैं, मैं वज्र भी हूँ लेकिन इंसान तो हूँ। बिल्कुल नहीं, अच्छा हृदय होना पहले ज्यादा जरूरी है। ये एक बच्ची को झाड़ी में फेंका था, तो उस दिन ना तो मैं कोर्ट गया। ये हमारी बच्चियां झाड़ियों में फेंकी जाती हैं, कुत्तों के सामने डाल दी जाती हैं या पालनों में। तो उस पर मैंने एक जो नवजात बच्चियां होती हैं, नवजात बच्चियां होकर मैंने उस पर लिखा। ये मेरा अपना है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। जी, जी। और मैं सुनाना चाहूंगा इसको। छोटी का एक प्रश्न, छोटी, मैंने उसको छोटी का नाम, वो विवश चेहरा मुझे आज भी याद है। मैं जब भी सोचता हूँ उस बच्ची का चेहरा मेरे जहन में होता है कि हम किस समाज में जी रहे हैं। तो वो बच्ची एक प्रश्न कर रही है और मेरा प्रश्न सबसे है कि इस तरह के जो कुकृत्य कर रहे हैं, आप इंसान हो, मत करिए। कानून अपना काम करेगा, कानून आपको पकड़ लेगा, सजा देगा। और कभी मेरे पास केस आ गया तो मैं छूटने भी नहीं दूंगा। अगर मैं कंप्लेनेंट साइड से आ गया, जान लड़ा दूंगा, सजा भी होगी, लेकिन सजा से कुछ नहीं होगा, कानून से नहीं, हमको वृत्ति बदलनी पड़ेगी। वो बच्ची क्या कह रही है, उसका छोटी का एक प्रश्न कि माँ बाबूजी तुमने क्यों मुझे अनाथ बनाया। उसको कूड़े में फेंक गए, झाड़ी में फेंक गए, कोई उठा लाया, या मर गई या उठा लाया। मैं तो तुम्हारे आंगन में जन्मी थी, मैं तो तुम्हारे आंगन में जन्मी थी। माँ तुमने भी मुझे ठुकरा दिया, माँ तुमने भी मुझे ठुकरा दिया। माँ क्या तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें झाड़ी या पालने में छोड़ दिया था। माँ क्या तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें झाड़ी या पालने में छोड़ दिया था। पापा क्या तुम्हारी माँ भी पालने में छोड़ी गई बच्ची नन्ही बच्ची थी। क्या तुम्हारी माँ भी पालने में छोड़ी गई नन्ही बच्ची थी। माँ जरा सोचो, अगर तुम्हारी माँ ना होती तो तुम्हारा क्या वजूद होता। माँ जरा सोचो, अगर तुम्हारी माँ ना होती तो तुम्हारा क्या वजूद होता। हम होते ही नहीं। कल ही तो तुमने कन्या पूजन कर अष्टमी मनाई थी, कल ही तो तुमने कन्या पूजन कर अष्टमी मनाई थी। क्या कन्याओं का वजूद केवल नवरात्र में है, क्या कन्याओं का वजूद केवल नवरात्र में है। मुझ नन्ही का कसूर तो बताओ माँ और बाबूजी, मुझ नन्ही का कसूर तो बताओ माँ और बाबूजी, जो तुम मुझ नन्ही सी जान को सुनसान झाड़ी में डालकर रात के अंधेरे में गुम हो गए, कहीं छोड़ गए हो। क्या तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया कि मेरे में भी तो एक छोटी सी जान है। क्या तुम्हें ख्याल नहीं आया कि मेरे में भी तो एक छोटी सी जान है। क्या ये सोचा तुमने मुझे कितना डर लगा होगा, क्या ये सोचा तुमने मुझे कितना डर लगा होगा। वैसे ही मैं कुछ इंसान रूपी जानवरों से खौफजदा हूं, वैसे ही मैं कुछ इंसान रूपी जानवरों से खौफजदा हूं। तुमने मुझ नन्ही सी जान को बहु बाजार में जाने के लिए छोड़ दिया। बहु बाजार में प्रोस्टिट्यूशन के लिए, बहु बाजार कलकत्ता में बाजार है, बहु बाजार में जाने के लिए छोड़ दिया। माँ बाबूजी मैं मर जाऊं या जी भी लूंगी, क्या पता वो बच्ची बचेगी नहीं बचेगी। माँ बाबूजी मैं मर भी जाऊंगी या जी भी लूंगी, मगर क्यों तुमने अपने बगिया की कलिया को इस तरह मसल कर रख दिया। क्यों तुमने अपने बगिया की कली को इस तरह से मसल कर रख दिया। ये मैंने लिखा, और सिर्फ लिखा नहीं है, और अगर कहीं केस आ जाता है और कहीं वीमेन के खिलाफ होता है, मैं जान लड़ता हूँ और मैं लेता भी नहीं हूँ। मैंने आपको बताया, जहाँ मुझे लग रहा है कि रेप है, अत्याचार हो रहा है, मैं नहीं लूंगा। राजकुमार हिरानी साहब का भी कोई केस था या ये कलम से दोस्ती हुई? बड़ा एक ये भी एक संयोग है मेरी लाइफ का कि राजकुमार हिरानी को तो कौन नहीं जानता आज। वो 3 इडियट्स, मुन्ना भाई MBBS, और ग्रेट डायरेक्टर, हाँ ग्रेट डायरेक्टर, ग्रेट प्रोड्यूसर, ग्रेट शायर, शायरी भी करते हैं, और ग्रेट इंसान। मैं उनसे मिलता हूँ। जी।
मेरी जो बेटी है वो फिल्म लाइन में है, वो फिल्म डायरेक्शन में है। तो वो एमईटी से आपके पत्रकारिता का कोर्स कर रही थी, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का। उसकी रुचि थी कि मैं फिल्म लाइन में जाऊं, तो उसने बॉम्बे में एडमिशन ले लिया और जेवियर कॉलेज में इसका 2 साल का कोर्स या 1 साल का कोई कोर्स होता है, उसमें एक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। तो अब बेटी ने अपने बाप को कहा, पिताजी को, मैं, कि अब आप एएसजी हो, कुछ तो मदद करो। मैंने कहा एएसजी मदद नहीं करेगा, एक पिता मदद करेगा, मैं वहाँ का एएसजी नहीं हूँ। तो मैंने हिरानी साहब से संपर्क करने की कोशिश की। अब निश्चित रूप में एएसजी था, तो वहाँ सह्याद्री गेस्ट हाउस है। सह्याद्री एज ए स्टेट गेस्ट हाउस, जिसमें हर को रुकने को नहीं मिलता, उसमें हम लोग लास्ट हैं, बाकी उसमें मिनिस्टर उस तरह के लोग, सुप्रीम कोर्ट जजेस ही रुकते हैं उसमें, और या अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर, एडिशनल एसजी या मिनिस्टर्स। तो शायद मैं प्रोटोकॉल में था, वहाँ रुका हुआ था। तो मैंने उसको बात की, तो उसने सबसे पहले पीएस ने मेरे से पूछा, आप कहाँ से बोल रहे हैं। मेरे को लगता है ये प्रश्न कोई काम का था नहीं, लेकिन ये काम का हुआ। तो मैंने कहा मैं तो कहाँ रुके हैं, मैंने कहा सह्याद्री में रुका हूँ। मेरे जीवन में इन चीज़ों का कोई महत्व रहा नहीं, लेकिन समाज में तो है। तो सह्याद्री, मलाबार हिल्स, मैंने कहा मलाबार हिल्स, आप क्या हैं। तो मैंने कहा मैं एडिशनल सॉलिसिटर हूँ राजस्थान। रुकिए आप। तो उस पीए ने मेरे को होल्ड पे लिया और हिरानी साहब को फ़ोन दिया। तो हिरानी साहब लाइन पे आए और बोले, बोलिए रस्तोगी साहब। इतना बेहतरीन आवाज़, इतनी दिलकश आवाज़ थी वो, तो छुई मेरे को। मैंने कहा मेरी बिटिया है, उसको मैं कोर्स कराना चाहता हूँ, उसको इंटर्न 1 महीने का, 2 महीने का। आप बांद्रा रोड पे उनका कहीं, बांद्रा बैंड स्टैंड के पास में कहीं कोई जगह बताई, वहाँ आ जाइए। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगा उस समय पर। थोड़ी देर बाद एक फ़ोन आता है, मेरा नंबर ले लिया था उन्होंने, कि क्या आप मेरे घर आ सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं सही सुन रहा हूँ। मैंने कहा घर, तो मैं तो आपको परिचित नहीं हूँ, आप घर आ जाइए। और मैं वहाँ रहता हूँ, जो भी उनका, मैं घर का पता नहीं दे सकता। तो मैं घर पहुँच गया, मेरी बेटी, मैं, मेरी धर्मपत्नी। तो हम जब घर गए तो बहुत अच्छा घर था वो, तो बंगलो है, बेंगलो में रहते हैं, मल्टी स्टोरेज में नहीं है, फर्स्ट क्लास जगह। तो मैं जब पहुँचा तो जैसे वो मेरे स्वागत के लिए बैठे थे, एक निहायत ही साधारण इंसान, चप्पल पहनकर, जीन्स और टी शर्ट, और उसमें वो आए और आइए, तो आइए भाई साहब। तो मैंने कहा भाई साहब। तो बोले फ़ोन से मेरे से आपकी बात हुई, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करने में, ऐसा लगा किसी अपने से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो घर बुला लिया। मैंने कहा आपने मेरे को घर बुला लिया, आप जानते भी नहीं है मेरे को। वो मेरी मुलाकात उनसे हुई, पहली मुलाकात हमारी 2.25 घंटे की थी, क्योंकि दिल मिल गए। दिल मिले तो जवा मिली तो समय का पता नहीं रहा। फिर वो कैसे आए, मैंने कहा ये काम है। फिर उन्होंने कुछ जीवन के अपने बताए, उनका पास्ट बताया। वो कहीं ना कहीं बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से हैं, जो मेरा बैकग्राउंड है। तो किस तरह से हिरानी बने, आज टॉप पर गए, वो भी एक कहानी है। तो फिर शेर व शायरी पे आ गए, तो मेरा उनसे परिचय हुआ। मैं कपलेट्स भेजता था उनको, उन्होंने कहा आप किसी फिल्म के लिए लिखिए। तो मैंने एक गज़ल लिखी, हिरानी साहब ने उसको टी सीरीज से भूषण जी से लॉन्च कराया, उसके 2.25 लाख से व्यू हैं। मोहम्मद अजहर करके एक लड़का है, वो भी साधारण लड़का, उसको उठाया मैंने, मेरा तो कोई प्रोफेशनल इंटरेस्ट नहीं था। अब हिरानी साहब से मेरा ऐसा परिचय, मैं बॉम्बे जाता हूँ तो हम मिलते हैं। उन्होंने कहा भी मेरे को कि आप लिखिए, किसी फिल्म पे आएगा। अभी मैंने मोहम्मद वकील, जो बहुत मशहूर जयपुर के ही है, सारेगामा फेम, उनके लिए गज़ल लिखी है। वो मैं सुना नहीं पाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट नहीं है। बहुत बेहतरीन गज़ल क्या, वो तो गाना है। तो यात्रा वाकई में रोचक है। कहाँ धौलपुर, कहाँ MBA, कहाँ सेल्स की बातें, फिर वकालत, और अब अंततः मधुर बातें, मधुर आवाज़ों के साथ में। और आपने जो संवेदनशीलता जो आपकी कविता में लगी, वो निश्चित तौर पर रिफ्लेक्ट करता है कि कोमल हृदय का मन सब कुछ कर सकता है। तो कानून की किताबों से परे जो आपने एक नया गुलदस्ता रचा है, गढ़ा है, उसमें से कुछ और सुनना चाहेंगे? क्या है, देखिए, शायरी में शुरू से नहीं करता था।
शायरी मेरा शौक अब तो 20-25 साल हो गए इसको करते हुए। कहीं ना कहीं एक हर जीवन में एक फ्रस्ट्रेशन तो है, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो वर्क का हो। तो मैं धन्य हूँ कि मेरा परिवार का तो मेरे पास फ्रस्ट्रेशन नहीं है। मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव है और ये जो मजबूती दी है ईमानदारी, एक ऐसा वाक्य भी आया है, मैं ईमानदार था लेकिन एक पॉइंट पर टर्न हुआ था मैं। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा सुनना जी। जब मैं जेडीए का वकील था तो एक फाइल मेरे पास ओपिनियन के लिए आई और मैं बहुत गरीब था, वाइफ की तनख्वाह ज़्यादा थी, वो लेक्चरर थी। वो ओपिनियन अगर मैं देता तो एक प्लॉट मुझको मिलता फ्री में। तो एक अच्छे आदमी पर बुरा आदमी हावी हो गया और मैंने कहा हाँ ये हो जाएगा, लेकिन अच्छा आदमी कह रहा था मत करो, वो कह रहा था कर लो। मैंने कहा कल जवाब, कल आ जाना। तो उस व्यक्ति को मैंने कल बुला लिया, जो मिस्टर एक्स थे, नाम नहीं ले पाऊंगा। मैंने धर्मपत्नी को रात में कहा कि एक प्लॉट उस जगह इतनी की पोजीशन पे, उसने कहा 7,000 रुपये बैंक में है रस्तोगी साहब, प्लॉट कहाँ से आएगा? मैंने कहा फ्री में आ रहा है। सैल्यूट टू माय वाइफ। ओपनली मैं तो मन से बोलता हूँ कि मैं डिग गया था। उसने कहा मैं गरीबी में रह लूँगी, और मेरा छोटा बच्चा सार्थक ही हो चुका था, हमारे पास टूटा हुआ स्कूटर था, बीमार रहता था, गाड़ी नहीं थी, स्कूटर पे लेके हम घुमा करते थे इसको, टूटा हुआ। तो मैंने कहा देखो अच्छा हो जाएगा, लाइफ बन जाएगी। उसने कहा लाइफ बिगड़ जाएगी, बन नहीं जाएगी, लाइफ तो बन चुकी है अपनी, गरीबी मंजूर है। मैं उस रात सो नहीं सका। सुबह वो व्यक्ति आया, मैंने कहा नहीं होगा, तो उसने कहा 2 प्लॉट दे दूंगा, वो व्यक्ति यही है। तो मैंने कहा 2,000 प्लॉट देगा तो बोला साहब मैंने से तो आपसे कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने कहा चक्षु बंद हो गए थे, थोड़ी देर के लिए हुए थे, खुल गए। ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया था। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे कहने में आते हैं, वो मैंने फाइल ऐसा लौट उसको करा, आज तक उस व्यक्ति को नसीब नहीं हुआ प्लॉट, और सीमेंटेड फौलाद कर दिया मेरे को। तो मेरी धर्मपत्नी का बहुत बड़ा योगदान है मेरे को बनाने में। अगर वो उस दिन कह देती हाँ ले लो, एक प्लॉट ले लो, मैं निश्चित रूप से मैं उनको नमन करता हूँ। मेरे संस्कार तो अच्छे थे। अब शायरी पर मैं कैसे आया, ये विषय भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत फ्रस्ट्रेशन रहता है मेरे को कई बार, जब मैं व्यवस्था से लड़कर घर लौटता हूँ। हर जगह मैं जीत पाता हूँ कि ज़रूरी नहीं है। व्यवस्था से अगर मेरा बस चले, मैं सब कुछ आमूल चूल परिवर्तन कर दूँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कृष्ण भी ये कहते थे तुम अपना काम करो, दूसरे पे ध्यान मत दो। कहीं ना कहीं मेरे में एक थोड़ा सा रहता था कि दूसरे को भी ठीक करें, वो मैं नहीं कर सकता था। वो मैंने ESG भी प्रयास किया, ब्लड प्रेशर ले लिया, शुगर रहने लग गई। उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए मैं लिखना शुरू किया था मैंने, बल्कि ये तो 11 साल की बात है, मैं 20 साल से लिख रहा हूँ। और कुछ माँ सरस्वती का ऐसा है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं बैठे बैठे लिखता हूँ। अगर आप अभी कहेंगे तो मैं लिख दूंगा, इस पर कुछ ना कुछ बोल दूंगा, और मेरे को कुछ आता नहीं है। मैं रदीफ, काफिया और मक्ता, मतला मैं बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मैं सब जानता हूँ। अब तो मैंने अध्ययन कर लिया। तो मैंने जब शुरू किया पहला, तो वो केवल सेंटिमेंटल मेरी थी, जैसे आपने अभी एक सुना बच्ची के लिए। मैंने दोस्तों पे भी लिखा बहुत कुछ। तो एक मोहब्बत पर आपको सुनाता हूँ कि ये मेरा काफ़ी 2012-11 में लिखा गया था कि मोहब्बतें सिर्फ रिश्तों से नहीं होती जनाब, मोहब्बतें सिर्फ रिश्तों से नहीं होती जनाब, और मोहब्बतें सिर्फ रिवाजों से भी नहीं होती जनाब। रिश्ते और रिवाज से मोहब्बत होती है, मोहब्बतें रिश्तों से नहीं होती जनाब, मोहब्बतें रिवाजों से नहीं होती जनाब, और मोहब्बत चाहो तो भी नहीं हो, मोहब्बत कब हो जाए क्या पता, मोहब्बत कब हो जाए क्या पता, इट हैपन्स। तो कब कौन कब कहाँ क्लिक कर जाए कुछ पता नहीं होता। मैंने दोस्तों पे बहुत लिखा है, और एक मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा कि जब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो एक लोहे की अटैची, पहले अटैचियाँ चलती थी, ये अमेरिकन टूरिस्टर और VIP या सैमसोनाइट नहीं थे, उनका स्वर्गवास हुआ तो वो अटैची उनकी आज भी है याद। तो निश्चित रूप से उस अटैची की वैल्यू मेरे लिए जो है, मेरी वाइफ के लिए उतनी नहीं होगी, है बहुत है, वो भी मानती हैं। बेटे के लिए और कम होगी, उसकी वाइफ के लिए और कम होगी, घटता चला जाता है, हर घर की कहानी है। तो उस अटैची का क्या किया जाए, ये विषय था।
तो मैंने उस पर लिखा, और ये बताऊं ये लिखी गई, मेरे जगजीत साहब से बहुत क्लोज रिलेशन थे, बहुत क्लोज, और जगजीत साहब को मैंने भेजी, उनको उन्होंने कहा मैं इसको निश्चित गाऊंगा, लेकिन इंतकाल हो गया उनका। तो उनके जो बड़े भाई हैं धीमन साहब, वो मेरे क्लाइंट रहे हैं, जसवंत सिंह जी जयपुर में ही हैं, उनके थ्रू मेरा उनसे हुआ था। वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, चंद लफ्ज हैं कि लोहे के बंद संदूक को इस तरह ना छेड़ा करो, लोहे के बंद संदूक को इस तरह ना छेड़ा करो, इस संदूक में रहती हैं यादें मेरे बचपन की। वाह। इस संदूक में रहती हैं यादें मेरे बचपन की, और लोहे पर लगे ताला, उसमें छोटे से ताले लगते थे, आपको याद होगा, टाइगर का छोटा सा लॉक आता था। लोहे पर लगे ताले की जंग को देखकर ये ना समझो कि ये संदूक लावारिस है। लोहे के संदूक पर लगे ताले की जंग को देखकर ये ना समझो कि ये संदूक लावारिस है। ये तो यूं ही नहीं खुला था मैंने इस लोहे पर लगे संदूक के ताले को, क्यों कि कहीं खुल ना जाए बचपन में उलझी हुई यादें, कहीं खुल ना जाए बचपन में उलझी हुई यादें। अब जब मैंने उसको खोला तो क्या है, इस लोहे के जो संदूक में रखा है माँ का वो बेशकीमती आंचल। मेरे मदर फादर ट्रेवल किया करते थे तो मेरी माँ की एक साड़ी भी एक ही अटैची जाती थी पहले। इस लोहे के संदूक में रखा है वो माँ का बेशकीमती आंचल, जो माँ ने बांधा था मेरे रिश्ते हुए जख्मों पर, जो माँ ने बांधा था मेरे रिश्ते हुए जख्मों पर। और नीचे जो कांच का टुकड़ा सा रखा है, कांच का टुकड़ा कहते हैं उसको, नीचे जो कांच का टुकड़ा सा रखा है वो मेरे वालिद का चश्मा है। नीचे जो कांच का टुकड़ा सा रखा है वो मेरे वालिद का चश्मा है। इसी चश्मे का इल्म है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। जो कुछ भी मैं सीख पाया उसी चश्मे से सीखा हूँ, फादर ने तो सिखाया। इसी चश्मे का इल्म है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। इस लोहे के संदूक में नीचे कुछ रखी हैं चिट्ठियाँ। पहले चिट्ठी होती थी, व्हाट्सएप नहीं होती थी। इस लोहे के संदूक में रखी हैं कुछ छोटी सी चिट्ठियाँ जो मेरे पिताजी ने मेरे दुखते हुए रगों को ठीक करने के लिए भेजी थी मुझको। दुखते हुए रगों को ठीक करने के लिए, जब कभी डिप्रेस होता था, एमबीए कर रहा था, तो आगरा से चिट्ठी आती थी, बेटा लगे रहो, ईमानदारी काम आएगी। अब बहुत कुछ इस संदूक में रखा है, तुम्हें क्या बताएं और क्या क्या इस संदूक में रखा है। खैर जो भी है वो मेरा कितना अपना है, लोहे के इस संदूक को इस तरह ना छेड़ा करो। जब ऊंचाइयों पर होते हैं तो नीचे खींचने वाले भी काफ़ी लोग होते हैं, और जाहिर सी बात है जब हाई प्रोफाइल केसेस आपके पास आते थे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके ऊपर अलग अलग तरह के प्रेशर नहीं रहे हो। किस तरह से डील कर पाए आप? देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं शर्मा साहब, प्रेशर तो मेरी डिक्शनरी में है नहीं निश्चित रूप से, क्योंकि मुझे मौत का भी भय नहीं है फिलहाल, क्योंकि मुझे बहुत धमकियाँ मिलती रहीं जगह जगह पर। आज भी मेरे संग गार्ड घूमते हैं। मैं पद पे नहीं हूँ लेकिन गार्ड मेरी सिक्योरिटी के लिए हैं अभी। शायद मुझे ज़रूरत भी नहीं है लेकिन पुलिस ने आकलन किया कि मैं थ्रेट में हूँ। तो मेरा एक आकलन है कि मेरा सोच है, ये गार्ड तो खैर दिखावटी हैं, मेरा गार्ड तो मोती डुंगरी में बैठा है जो गार्ड कर रहा है, और मैं सब कुछ उनको समर्पित करता हूँ, उन्हीं को करता हूँ। तो एक पावर मेरे को जो आ जाती है, इसको आप अतिशयोक्ति न समझे। जब मैं आर्गू करता हूँ, जिस समय मैं कोर्ट में होता हूँ, पता नहीं कौन सी एक शक्ति वो गणेश और या सरस्वती मेरे को देती है, और वो बाहर निकल के नहीं रहती, अभी नहीं है। उस समय सिर्फ अलग स्वरूप होता है। मेरे को एक आंख दिखती है कि अगर ये गरीब है तो मैं इसकी मदद करूँगा आज, और अगर ये बहुत बड़ा बदमाश भी है किसी लेवल का, इसको आज निस्नाबूद करके जाऊँगा। ये मेरा रहता है। ऐसा एक केस बहुत बड़ा जिसमें मेरे को याद है 10,000 करोड़ रुपए का इन्वॉल्वमेंट था। वो 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए का था, जिसमें जो भारत सरकार ये दाल और दलहन, पीज एंड पल्सेस को इंपोर्ट करती है। पीज एंड पल्सेस को इंपोर्ट करने का एक बैलेंसिंग पॉलिसी होती है कि यहाँ का किसान, भारत कृषि प्रधान देश है, कि यहाँ अगर ज़्यादा इंपोर्ट हो गई, वहाँ सस्ती मिलती है दाल, तो यहाँ का किसान भूखा मर जाएगा, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी हम नहीं दे पाएंगे। तो इसको एमएसपी, तो हम उसको बैलेंस करने के लिए डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड होते हैं, वो उसको बैलेंस करते हैं और एक कोटा देते हैं कि इस साल इतनी पीस, इतने पल्स यही इंपोर्ट होंगे, इंपोर्ट। तो वो इंपोर्ट का कोटा
वो एक लिमिटेड था, उसको नकारते हुए 10,000 मेट्रिक टन से ऊपर दाल आ गई और वो डिफरेंट पोर्ट्स पर भारत के आ गई और बड़े बड़े सो कॉल्ड दिग्गज बॉम्बे, मेड्रास, बेंगलोर और कहाँ के उसमें इन्वॉल्व हो गए। पूरे इंडिया में फॉर्म शॉपिंग उन्होंने कहीं केस किया, हारे, फिर लगा ये जयपुर में केस आ गया। तो जयपुर उनको सॉफ्ट टारगेट लगा होगा, लेकिन शायद वो भूल गए कि यहाँ एक वज्र भी है और मैं नहीं हूँ वज्र, मैं थोड़ी हूँ कोई, मैं तो साधारण हूँ। वो वज्र मोती डूंगरी, तो मोती डूंगरी महाराज जयपुर में विराजते थे, ये भूल गए वो। और मोती डूंगरी का एक छोटा सा भिखारी सेवक, वो मैं, आशीर्वाद आपके ऊपर रहा, मेरे ऊपर रहता है वो। एक हमारे यहाँ थे, मैं नहीं लूँगा, उनके यहाँ लगा किसी के यहाँ, और वो मैंने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स आते थे और सारा हाई कोर्ट लगभग उसमें मेरे अगेंस्ट, मैं अकेला खड़ा होता था। जैसे अभिमन्यु घिर गया, लेकिन गणेश तो मेरे साथ थे ना, तो अभिमन्यु भी बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन मैं वीर गति को प्राप्त नहीं हो पाया। अगर यहाँ आत्मा टच हो जाती है तो मैं कोर्ट में खड़ा होके उसको कह देता हूँ कि इसमें मुझे कुछ नहीं कहना। राजदीपक साहब, मुझे लगता है आपका जो दूसरा चेहरा है, जो सॉफ्टवेयर लुक है, कलम के ज़रिए आप जो अपने इमोशंस को कम्युनिकेट करते हैं, वो लाजवाब है। और उम्मीद करते हैं जैसे कोर्ट कचहरी में दीपक की रोशनी हुई, वैसे ही कला के क्षेत्र में भी रोशनी से आप लोगों को मनोरंजन करेंगे, न केवल मनोरंजन करेंगे, नई दिशा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जो पुराने कुछ जज्बात आज हरे हुए और मेरी यादें, और मैं कोई तैयारी से नहीं आया हूँ, लेकिन निश्चित रूप से आपने उन प्रश्नों को आज उघाड़ दिया जो मेरे अनकहे पन्ने थे जीवन के। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।